नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में घमासान जारी है और संसद में आज वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का विधेयक पेश किया जाने वाला है। यानी लोकसभा, विधानसभा और सभी राज्यों की विधानसभा और यहाँ तक कि पंचायत और नगर निगम के चुनाव भी एक साथ कराए जाएं, इससे संबंधित ये विधेयक पेश किया जा रहा है। इसमें दो विधेयक पेश किए जाने हैं। एक विधेयक संविधान संशोधन विधेयक भी है। सरकार को पता है कि उसके पास बहुमत नहीं है, ना तो लोकसभा में पास कराने का बहुमत है और ना ही राज्यसभा में पास कराने का बहुमत है। फिर भी कुछ दिन पहले अभी उसको कैबिनेट ने पास किया और अब इसी सत्र में उसको पेश किया जा रहा है। उसको लेकर तमाम सवाल पहले भी उठ रहे थे और अभी भी उठ रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से तमाम मुद्दों पर संसद के बाहर लगातार संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है, वो प्रदर्शन अभी भी जारी है और इस बीच राज्यसभा में संविधान के मुद्दे पर चर्चा भी जारी है। 16 और 17 दिसंबर 2 दिन तय किए गए थे संविधान पर चर्चा के लिए, तो राज्यसभा में संविधान पर चर्चा जारी है, चल रही है। और इन सब के बीच तमाम ऐसी खबरें हैं जिनमें सरकार को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है कि बिना बहुमत का आंकड़े से काफ़ी दूर होने के बावजूद सरकार ये संविधान संशोधन विधेयक क्यों ला रही है। 129वां संविधान संशोधन विधेयक नाम से इस विधेयक को पेश किया जा रहा है। आज इसको पेश किया जाना है और इसको लेकर विपक्ष ज़बरदस्त हमलावर है सरकार पर। हालांकि सरकार के सहयोगी दलों ने समर्थन का आश्वासन दिया है, समर्थन का भरोसा दिया है, लेकिन उनके समर्थन के बावजूद ये संविधान संशोधन विधेयक पे पारित नहीं हो पाएगा। विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश का कहना है, कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि ये शुरुआत है, उसी का संकेत है जो संविधान को बदलने की सरकार की मंशा है, जिसकी वजह से 400 का आंकड़ा लोकसभा में पाने की कोशिश की जा रही थी, जो लोकसभा चुनाव में नारा दिया गया था। सुनते हैं क्या कहा है जयराम रमेश ने। लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और ये विधेयक पेश होने के बाद जब चर्चा होगी उस पर, तो निश्चित तौर पर इस पर हंगामा होना तय है। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार इस विधेयक को पेश करने के बाद इसको जेपीसी को दे देगी और चर्चाएं इसी बात पर है कि जब सरकार को ये पता है कि विधेयक पारित नहीं हो सकता है तो पेश क्यों किया जा रहा है। लेकिन जयराम रमेश को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार की उस मंशा का जिक्र कर रहे हैं जिसके तहत 400 पार का नारा दिया गया था। There's a discussion going on Constitution in Rajya Sabha. The Congress party is firmly, totally, comprehensively reject the One Nation, One Election bill. The bill will be introduced. We will oppose the introduction. We will demand its reference to a joint parliamentary committee. We believe it's unconstitutional. We believe it goes against the basic structure and it is meant to throttle democracy and accountability in this country. Mr. Mallikarjun Kharge, Congress President, had written to Ramnath Kovind on the 17th of January 2024. It was a 4-page letter. Very specific points on why the Congress party is objecting to the very idea of one nation, one election. And let me say this, the One Nation, One Election bill is only the first milestone. The real objective is to bring a new constitution. Amending the constitution is one thing, but bringing a constitution, which is the real objective of the RSS, which is the real objective of Mr. Modi, 400 par, he wanted the mandate for bringing a new constitution. Amending the constitution is one thing. The constitution has been amended 106 times in the last 75 years. It's natural. The first amendment was carried out yesterday. There was a big debate in Lok Sabha, Rajya Sabha, why the first amendment was carried. Why was it carried out? Because the Supreme Court rejected the Zamindari abolition laws. Because the Supreme Court rejected the reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs. So if you see Article 15(4), which provides for reservations, special provisions for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs, has come about because of the First Amendment. So we are not opposed to amendment of the Constitution. 106 amendments have been carried out and many of them are very important from a social and economic and political point of view. But what we are opposed to is a complete wholesale rejection of this Constitution. See, for the first time
in 3,000 years, the BJP says mother of democracy, mother of democracy. The reality is, for the first time in India, 3,000, 4,000 years, depending on which historical perspective you take, in 1952, तो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं जयराम रमेश। साफ तौर पर कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा दिया गया था वो इन्हीं सब की वजह से दिया गया था, और भले ही वो अचीव नहीं हुआ, उतनी सीटें नहीं आई, लेकिन अपनी मंशा जाहिर कर रही है सरकार भारतीय जनता पार्टी। और वो संविधान संशोधन विधेयक, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, जो कि संवैधानिक ढांचे के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, लेकिन सरकार उसको लाने की कोशिश कर रही है। तो कई सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन अमलेंदु जी, बड़ा सवाल यही है कि सरकार को ये पता है कि ये विधेयक पेश नहीं हो सकता है, ना तो पारित नहीं हो सकता है, ना तो लोकसभा में पारित हो सकता है, ना ही राज्यसभा में। जेपीसी के पास उसको भेजना ही है, और अगर पास कराने की कोशिश करेगी तो सरकार उसमें कुछ भी हो सकता है, सरकार जा भी सकती है। हालांकि लोकसभा में उसके जो समर्थक दल हैं उन्होंने उसको भरोसा दिया है कि यानी वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, तो सरकार तो नहीं जाएगी, लेकिन 2/3 बहुमत से ये पारित होने वाला नहीं है। बावजूद इसके सरकार इसको ला रही है। तो जो विपक्षी कई ये भी कह रहा है कि तमाम चीज़ों से, तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये सरकार क्यों आखिर इसको लाने की कोशिश कर रही है? जब जेपीसी में ही, यानी ठंडे बस्ते में ही उसको डालना है, तो फिर पहले से ही उस पर चर्चा कराकर, और जब उसको पता है कि इस पर एक बड़ा बहुमत जो है वो नहीं चाह रहा है इसको, फिर वो लाने की इतनी कोशिश क्यों कर रही है, इतनी उतावली क्यों? हाँ, देखिए बिल्कुल समीर जी, और बीजेपी इसको असल में इसलिए लेकर आई है, और जैसा कि विपक्ष का भी, तमाम बड़े नेताओं का, सबका विपक्ष का कहना है कि चूंकि सरकार तमाम मसलों पर घिरी हुई है और उसके पास विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं है, जनता के सवालों के जवाब नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए लाया गया। चूंकि सरकार को भी मालूम है कि किसी भी हाल में ये बिल पास नहीं हो सकता है। एक तो ये संशोधन विधेयक, तो संशोधन कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए आपको, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, जो आपका दोनों जगह नहीं है। केवल नहीं है, बहुत दूर है। राज्यसभा में तो आपका बहुमत भी नहीं है जी, तो वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। तो इसमें जो दूसरे दल हैं वो आपका इसको पास नहीं होने देंगे, तो आप इसको जेपीसी में भेज देंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कि वक्फ वाला विधेयक जो था वो भेजा गया जेपीसी को, और अभी तक वो जेपीसी में अटका हुआ है। जेपीसी ने, जो उनके अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने और समय मांग लिया है कि इसकी रिपोर्ट अंतिम रूप तैयार करने के लिए जी। तो यानी ये जो कमेटी की रिपोर्ट दाखिल की गई और जेपीसी की जो मांग, मतलब ये अब चला जाएगा जेपीसी को एक तरीके से, तो ये सरकार की रणनीति को बताता है कि सरकार किस तरीके से मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, और ठंडे बस्ते में बहुत सारे मसले डालकर रखना चाहती है, ताकि समय आने पर उनको जो है गड़े मुर्दे कुछ उखाड़े जा सकें। तो ये भी एक गड़ा मुर्दा था वन नेशन वन इलेक्शन का। ये आज से नहीं सुन रहे, 2019 के चुनाव से सुन रहे जी। हाँ, 2019 में जब जीत के आए थे मोदी जी, तब वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी। और इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो शिवराज सिंह चौहान है, केंद्रीय मंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री पद के भी बड़े प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी में समझे जाते हैं, मोदी जी से उनकी बहुत टक्कर रहती है। मोदी जी ने उनको इसलिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार ना हो जाए। उनका पिछले दिनों जो था वो एक बहुत वायरल हुआ वीडियो, जो वो कह रहे हैं कि वह 3 महीने में झारखंड में रहा, वहाँ चुनाव देखता रहा, तो उस समय 3 महीने बर्बाद हुआ, कोई काम नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री भी हर समय जो चुनाव में व्यस्त रहते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यानी एक तरीके से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो हर समय चुनाव में ही रहते हैं, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा देश का काम कर पाए। 11 साल में उन्होंने कोई देश का काम नहीं किया है, तो इसलिए क्या चाहिए। तो अब शिवराज सिंह चौहान के वक्तव्य से तो यही समझा जा सकता है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं बिल्कुल नाकारा साबित हुए हैं 11 वर्षों में, तो इसलिए जो वो कुछ काम कर पाए, अब 1 साल जो बचा है उनका काम करने का, या कुछ महीने बचे जो भी हैं उसमें कुछ काम कर पाए, तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन हो जाना चाहिए। ऐसा शायद शिवराज सिंह चौहान के उससे आभास लगाया जा रहा है जी। बिल्कुल, चूंकि सरकार का जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो यही है कि बार बार चुनाव होते हैं, और उसमें ये भी है कि बड़ा खर्च होता है। हालांकि खर्च को लेकर तमाम अलग अलग अपने बातें आ रही हैं कि इस चुनाव में जो सरकार की तरफ से खर्च होता है वो 4000 करोड़ रुपए लगभग होते हैं, और वो कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं है जो तमाम दूसरे देशों में जो खर्च होता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो संसाधन इस्तेमाल किए जाएंगे तो वो एक साथ जब वो सारी चीज़ें होंगी, अगर मान लीजिए जो अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से चुनाव होते हैं, जब इतने बड़े पैमाने पर चुनाव होंगे तो इतनी मशीनों की ज़रूरत होगी। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर संसाधन बचने वाला है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। जब 2 राज्यों 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं हो पाते हैं, 5 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं हो पाते हैं, उनको अलग अलग कराया जाता है,
वो सरकार इस वन नेशन वन इलेक्शन पर कैसे उसके लिए वो विधेयक ला रही है, कैसे उसकी तैयारी होगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और सबसे बड़ा जो संकट है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो संवैधानिक संकट है कि आप, इसका मतलब ये है कि आप मानकर चल रहे हैं कि हर जगह बहुमत की ही सरकारें आएंगी, यानी अगर जहां पर गठबंधन की सरकारें आएंगी और उसमें वो सरकार गिरने की स्थिति में होगी, तब फिर क्या होगा। किसी राज्य की सरकार अगर वहां गठबंधन की सरकार है और 2 साल बाद अगर वो गिर गई तो अगले उसको 3 साल वहां पर शासन किसका होगा? क्या वहां राष्ट्रपति शासन होगा या फिर वहां पर चुनाव कराना ही पड़ेगा? तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसमें ये फीजिबल नहीं दिखता है, ये संभव नहीं है कि ये स्थिति बनी रह पाएगी। और ऐसी स्थिति में जब चुनाव कराए ही जाएंगे तब फिर इस विधेयक का कि वन नेशन, इस कानून का फायदा क्या होगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसकी संवैधानिकता को लेकर भी, उसकी व्यावहारिकता को लेकर भी, और भी जो तमाम उसके आर्थिक पक्ष हैं उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच ज़बरदस्त टकराहट है। इन सब के बावजूद ये जानते हुए कि विधेयक पास नहीं हो सकता है, सरकार उस विधेयक को ला रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव। और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों की ओर से बहुत ही तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, राज्यसभा सदस्य राम गोपाल यादव ने भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने भी यही कहा है कि तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है। सुनते हैं क्या कहा राम गोपाल यादव ने। आ सकता है सर, तो बिल आएगा, वो तो आएगा ही। इसमें हमारी पार्टी तो उसका इंट्रोडक्शन का ही विरोध करेगी, क्योंकि वो संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है। और वो बिल पास होने के बाद भी जो कमियां अभी हैं कि पैसा बहुत खर्च होता है, तब भी अगर विधानसभा भंग हो जाती है बीच में, अगर अविश्वास प्रस्ताव से या लोग दल बदल करके इधर उधर चले जाते हैं तो तत्काल फिर चुनाव कीजिए, तो चुनाव तो होते ही रहेंगे इधर उधर। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एकदम रार मची हुई है संसद में, और इन सारे परिस्थितियों के बीच सरकार उस विधेयक को लाने पर अड़ी हुई है, जिसको जान रही है कि विपक्ष उसका विरोध कर रहा है और विरोधियों की संख्या और सत्ता जो उसको समर्थन करने वाले हैं लगभग बराबर है। ऐसी स्थिति में वो कैसे पास होगा। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने आज अपने सुबह एक बैठक की जिसमें पार्टी के सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश जारी किया गया है। और मनीष तिवारी ने इस पर बयान दिया है। मनीष तिवारी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहा है, ये बताया है उन्होंने कि आखिर विपक्ष और कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है इस विधेयक का। One nation, one election bill in the Lok Sabha in this afternoon. Why the Congress party and you are opposing the one nation, one election bill? What are the references you want to give? Well, it militates against the basic structure of the Constitution. That is number one. Number two, India is a union of states. So therefore, you cannot arbitrarily cut short the tenure of state assemblies. Number three, the fundamental principles of federalism envisage that the centre and the state are equal partners in the Indian constitutional scheme. How can you make the tenure of the state assemblies subject to the tenure of the national parliament? Under what provision of the constitution do you get that leverage? So therefore, there are very fundamental constitutional questions involved. That is why this bill is being opposed consistently, or this idea is being opposed consistently since its inception. और मनीष तिवारी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे। और मनीष तिवारी इस समय लोकसभा में बोल रहे हैं। सीधे रुख करते हैं लोकसभा का, जहां कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में अपनी बात रख रहे हैं। Can be made subject to the tenure of the national legislature. That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme where the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states.
Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the case of Nan-Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर मनीष तिवारी जी ने कहा, कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना, अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नियत को वापस लो, ये अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, हम संसद के अंदर हर विषय की अलग अलग प्रक्रिया होती है। जब राष्ट्रपति भाषण होता है, जब बोलने की प्रक्रिया अलग होती है, संविधान पर उसकी 75 वर्ष की चर्चा पर जब विषय अलग होता है।
तो पेश कर दिया गया है संविधान ये वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक, और जिसका जबरदस्त विरोध हो रहा है इस समय लोकसभा में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को पेश किया, लेकिन विपक्ष की ओर से पुरजोर विरोध हो रहा है। मनीष तिवारी ने उसको बिल्कुल संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है, संविधान के खिलाफ बताया है, और समाजवादी पार्टी के नेता लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी इस विधेयक की जबरदस्त आलोचना की है। साफ तौर पर कहा है कि यह संविधान के खिलाफ है, संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है, उसके मूल ढांचे के खिलाफ है। तो इस विधेयक को लेकर सरकार को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा हमने बताया कि न तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में सरकार के पास उतना बहुमत है कि उसको पारित करा सकती है, बावजूद इसके विधेयक को लाया गया है। और इस बीच संसद परिसर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है विपक्ष का तमाम मुद्दों पर। संसद के भीतर इस विधेयक को लेकर विरोध हो रहा है, और संसद के बाहर यानी संसद सदन के बाहर वहां पर बांग्लादेश और मणिपुर और अडानी, इन सारे मुद्दों पर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। एक बार एक रुख करते हैं किस तरह से संसद परिसर में ये विरोध प्रदर्शन दिख रहा है, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता शामिल हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच बहुत ही ये बार बार ये सवाल उठ रहा है अमलेंदु जी कि सरकार ये विधेयक इतनी जल्दबाजी उसको क्यों है इसको लाने की? देखिए समीर जी, जल्दबाजी सरकार को इसलिए है कि सरकार के पास करने के लिए कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए इसको लेकर आए हैं ताकि समस्याओं से ध्यान हटाया जा सके। और धर्मेंद्र यादव यही कह रहे थे कि अभी 2 दिन पहले ही जो है आप सदन में बहुत कस्में खा रहे थे संविधान की। अभी जेपी नड्डा साहब वहाँ राज्यसभा में बड़ी कस्में खा रहे थे संविधान की। वहाँ तो अभी चल ही रही है, अब वहाँ भी चली रही है संविधान पे। आज वहाँ नरेंद्र मोदी को आना है, हालांकि नरेंद्र मोदी इस समय जयपुर में रोड शो कर रहे हैं जी, यानी अभी भी वो है संविधान की चर्चा से गायब है। शाम को पहुंचेंगे रोड शो करके, जयपुर में रोड शो प्रधानमंत्री का समय चल रहा है, उसके बाद वो पहुंचेंगे राज्यसभा, तब जाकर आज शाम को उनका भी भाषण होगा। और हो सकता है 2.5 घंटे का हो, या हो सकता है 5 घंटे का हो, या हो सकता है 5 मिनट का हो। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे मांग कर दी है कि आपने लोकसभा में जो अनर्गल प्रलाप किया है, झूठी बातें कही हैं, आप उस पर माफी मांगिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग कर दी है, वो तो खैर मसला होगा। लेकिन ये जो लेकर आया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है, इस पे बहुत सारे संवैधानिक इस पे सवाल खड़े हुए हैं। धर्मेंद्र यादव ने भी बहुत सारे सवाल उठाए, मनीष तिवारी ने बहुत सारे सवाल उठाए, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो देश का संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे के खिलाफ आप कैसे जा सकते हैं। फिर सवाल है, अखिलेश यादव ने पूछा कि भाई क्या आप राज्यसभा भी भंग कर देंगे, इसका भी साथ चुनाव कराएंगे, राज्यों की आप विधान परिषद में भी भंग कर देंगे, उनके भी साथ चुनाव कराएंगे। और जब साथ चुनाव ही कराने तो फिर ग्राम समाज और नगर परिषदों इन सबके चुनाव भी साथ करा लो सबके, और इस लोकसभा को भी भंग कर दो। कहा ही जा रहा है कि एक चरण में लोकसभा और विधानसभा के साथ होंगे, और फिर दोबारा 100 दिन के भीतर पंचायतों के और नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है अमलेंदु जी, और ये जो विपक्ष बार बार उठा रहा है, उस पर एक तो संवैधानिक सवाल उठ रहे हैं और दूसरे उसकी व्यावहारिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा धर्मेंद्र यादव ने कि आप 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करा नहीं पा रहे हैं, 5-6 राज्यों के। आप 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने थे, जिनमें से आपने 2-2 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए, और छोटे छोटे राज्यों के, झारखंड जैसे राज्य के 2 चरणों में आप चुनाव करा रहे हैं। कई राज्यों के चुनाव 7-7 चरणों में हो रहे हैं। ऐसे में कैसे संभव है कि सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ संभव हो सकते हैं? और मान लीजिए अगर ये हो भी गया, तो ये क्या गारंटी है कि सभी राज्यों में और साथ में लोकसभा में हर जगह बहुमत की ही सरकारें बनेगी? और जब बहुमत की सरकार जहां नहीं बनेगी, गठबंधन सरकारें होंगी, अगर बीच में वो सरकार गिर गई, तो फिर उसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा? क्या उनको अगले 3 साल 4 साल जब तक के लिए उनका कार्यकाल बचा होगा, उनको इंतजार करना होगा? और अगर इंतजार करना होगा तो फिर इसका मतलब राष्ट्रपति शासन लागू होगा। राष्ट्रपति शासन यानी केंद्र सरकार, केंद्र की सरकार वहां पर काम करेगी। और अगर वहां पर दोबारा चुनाव होते ही हैं, तो फिर इस विधेयक का, इस कानून का मतलब क्या रह जाता है? जी बिल्कुल, और यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश में तानाशाही लाने के लिए ये रास्ता खोला जा रहा है। धर्मेंद्र यादव ने यही बात कही। जी हाँ। और हम लोग जो है रामगोपाल यादव को भी सुन सकते हैं, उन्होंने इससे पहले क्या कहा था सदन शुरू होने से पहले, उसको भी रामगोपाल यादव को भी हम लोग सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन ये तानाशाही का रास्ता खुलेगा। और सवाल जो उठ रहे हैं समीर जी, वो सवाल यही उठ रहे हैं कि भाई मान लीजिए अगर लोकसभा में ही किसी का बहुमत नहीं आया, तब क्या किया जाएगा? राज्य में तो आप राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, लोकसभा में फिर क्या किया जाएगा? दोबारा चुनाव होंगे, फिर क्या सारी विधानसभाओं के साथ चुनाव होंगे। और इससे पहले साथ चुनाव होते ही थे। आजादी के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो सारे राज्य विधानसभाओं के और लोकसभा के साथ चुनाव हुए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विधानसभाओं में दिक्कतें आती हैं, बहुमत नहीं आया, किसी और वजह से होते रहे, उसका फिर असर पड़ता हुआ देखा गया। जी बिल्कुल। एक बार फिर रुख करते हैं लोकसभा का, वहां जबरदस्त बहस चल रही है इस पर। टीएमसी के नेता बोल रहे हैं, सुनते हैं क्या, देखते हैं
क्या हो रहा है लोकसभा में वन नेशन और वन इलेक्शन पर जो विधेयक पेश किया गया है? We don't have any value. Then Election Commission of India will decide everything. Till doomsday, a party cannot remain as a ruling party. One day it will be changed. Sir, why law providing state funding for conducting the election is not brought? Every problem will be resolved. Do all elections. How many monies are being spent? All elections should be done from the state election fund. Why you are not bringing? That will be brought real election reforms. This is not the election reform. Okay. It is a reform. Sir, I have not finished, sir. It is not an election reform. बिल पे डिबेट हो जब पूरा समय दूंगा आपको. Kindly, sir. Listen, sir. It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. No, it is not permitted. Sir, we have seen, we have heard the speech of the Honorable Prime Minister regarding the first amendment of the Constitution. Sir, Dr. B.A. Ambedkar said, we are giving a draft constitution to the country and country will make the amendment. How Pandit Jawaharlal Nehru has not brought any, sir, listen, sir, No. has not brought any constitution which really hits the basic structure. Excuse me, सर आप इतना रूठा मत लीजिए, आप भी इतना रूठा मत, एक हाफ मिनट अपना रूठा मत होइए. This is not done. This is, sir, all the time when we have brought, this government has brought constitutional amendment, National Judicial Appointment Bill. It was passed. It has been struck down by the Supreme Court because it is hit the basic structure of the Constitution. There are so many amendments I have had. Sir, this bill we are opposing for introduction, and at the same time, sir, when you will take into consideration, kindly take a division. We want to oppose and we will show you our stake. डीएमके टीआर बालू या कनिमोजी जी, आप भी डिसाइड कर लो आपस में. तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी जिस तरह से उन्होंने विधेयक का, इस वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक का विरोध किया, ये साफ है कि किस तरह से विपक्ष पूरा एकजुट है इसके विरोध में, और सत्ता पक्ष अपने अल्पमत होने के बावजूद विधेयक को पेश कर रहा है. मंशा उसकी क्या है, लेकिन जिस तरह से संवैधानिक ढांचे पर प्रहार की कोशिश बताई जा रही है विपक्ष की ओर से, वो बहुत गंभीर आरोप है. एक बार सुनेंगे क्या कहा है रामगोपाल यादव ने इस विधेयक के पेश होने से ठीक पहले. उन्होंने संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये संवैधानिक ढांचे को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. आ सकता है सर, तो बिल आएगा, वो तो आएगा ही. इसमें हमारी पार्टी तो उसका इंट्रोडक्शन का ही विरोध करेगी, क्योंकि वो संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है. और वो बिल पास होने के बाद भी जो कमियां अभी हैं कि पैसा बहुत खर्च होता है, तब भी अगर विधानसभा भंग हो जाती है बीच में, अगर अविश्वास प्रस्ताव से या लोग दल बदल करके इधर उधर चले जाते हैं, तो तत्काल फिर चुनाव कीजिए, तो चुनाव तो होते ही रहेंगे इधर उधर. तो यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस विधेयक से सरकार क्यों चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो. इतनी विविधता है, अलग अलग राज्यों की अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग राज्यों के अपने मुद्दे होते हैं. यहां तक कि कई बार देखा गया है कि जब लोकसभा और विधानसभा, कुछ विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो रहे होते हैं, तो वहां लोकसभा में किसी दूसरी पार्टी को लोग वोट करते हैं और राज्य विधानसभा के लिए दूसरी पार्टी को वोट करते हैं.
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये विविधता को ही दिखाती हैं और लोगों का जो मुद्दों पर भी एक अलग उनका परसेप्शन होता है उसको दिखाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो संविधान इसकी इजाज़त देता है और ना ही ये व्यावहारिक दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी चर्चा लगातार विपक्ष के नेता कर रहे हैं और रामगोपाल यादव भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सरकार फिर भी ला रही है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं और ख़ासकर जो अडानी और मणिपुर का मामला है और बांग्लादेश पर भी जिस तरह से वहाँ लगातार वहाँ हिंसा की खबरें आ रही हैं, उस पर सरकार का जो स्टैंड है वो स्पष्ट नहीं है। उसको लेकर जिस तरह से संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष, इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और वो दिख भी रहा है अमलेंदु जी, क्योंकि इस विधेयक को इस सत्र में पेश करने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि सरकार को पता है कि पारित हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, सरकार को पता है ये पारित हो ही नहीं सकता है, उसके बाद भी लेकर आ रहे हैं। और हो सकता है कि समीर जी यहीं खड़े होकर जो है वो संसदीय कार्य मंत्री वो फिर घोषणा कर दें, जैसे कि वक्फ बोर्ड पे बिल पे किया था। हाँ। कि ये जेपीसी को भेजा जाता है जी। अभी तो पहले यहाँ से पास हो जाए, यहाँ से पास होगा, उसके बाद फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में पास हो तब जो विधानसभाओं को जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन है जी। हाँ। तो इसलिए इसको बहुत लंबी इसकी प्रक्रिया है और इतना आसान नहीं है, सरकार अच्छे तरीके से समझती है। तो अब ये देखना है कि सरकार इसको आगे कहाँ तक लेकर जाती है या इस पे इसको चुनाव का मुद्दा बनाना चाहती है, अब ये देखा जाएगा। लेकिन जो कुल मिलाकर समीर जी ये है कि ये लाया इसलिए जा रहा है ताकि मणिपुर पर सवालों के जवाब ना देने पड़े, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर सरकार घिरी हुई है जी, मोहम्मद यूनुस के सामने अपना पक्ष नहीं रख पा रही है, उनको धमका नहीं पा रही है, इस पे घिरी हुई है जी, तमाम मसलों पर घिरी हुई है, अडानी पर बुरी तरीके से घिरी हुई है, भ्रष्टाचार पर सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। इन सारे मसलों के जवाब ना देने पड़े, संविधान की जिस तरीके से तोड़ मरोड़ने की कोशिश हो रही है उस पर घिरी हुई है, उसके जवाब ना देने पड़े, इसलिए जो है ये शोषा एक वन नेशन वन इलेक्शन का छोड़ा गया। बिल्कुल, और लगातार विपक्ष यही बात कर रहा है कि इसको लाने का कोई औचित्य नहीं है, व्यावहारिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, फिर भी सरकार इसको क्यों ला रही है। और जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि समय की बचत होगी और पैसे की बचत होगी, तो पैसे की बचत को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है। और चूंकि सरकार का जो खर्च होता है वो महज 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च होता है। हाँ, राजनीतिक दल जरूर 60-70 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उसका एक पहलू ये भी है कि ये पैसे जो खर्च होते हैं वो आखिरकार उनका जो सर्कुलेशन होता है इसी जनता के बीच होता है, तमाम चीज़ों की खरीदारी होती है, पोस्टर बैनर बनते हैं, तो उस खर्च को फिजूल खर्च के रूप में जो नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। जी जी बिल्कुल, विशेषज्ञों ने बहुत सारी इस पे आपत्तियां जताई हैं जी। इसको तो कई चुनाव आयुक्तों ने जो रह चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कई रह चुके हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताया है और साफ तौर पर कहा है कि कतई ये व्यवहारिक नहीं है। हाँ बिल्कुल, कतई व्यवहारिक नहीं है और संवैधानिक ढांचे के विरुद्ध है जी। व्यवहारिक की बात छोड़ी दीजिए, जो संविधान की मूल भावना है, और जैसा कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है जी, ये राज्यों का संघ है, तो राज्यों का संघ है तो राज्यों के संघ के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। बिल्कुल, और इस पे बड़ी मिर्ची लगी थी जब राहुल गांधी ने कह दिया था कि राज्यों का संघ है। अरे संविधान कहता है राज्यों का संघ है, तो आप पहली जो शुरुआत होती है कि ये राज्यों भारत इंडिया दैट भारत जो यहाँ से शुरुआत होती है, आप उसी में सीधा सीधा प्रहार कर रहे हैं। असल में समीर जी है क्या कि ये लोग भारत की एकता अखंडता के शत्रु हैं जी, ये राष्ट्र के शत्रु हैं, ये आइडिया ऑफ इंडिया के शत्रु हैं, ये भारत की स्वतंत्रता के शत्रु हैं, ये इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जो कि विपक्ष ने आरोप लगाया इन पर साफ साफ। इसकी वजह से इस तरीके के चीजें लेकर आना चाहते हैं ताकि इस लोकतंत्र को किसी तरीके से तानाशाही या राजतंत्र में बदला जा सके। जी बिल्कुल, और यही आरोप लग रहे हैं सीधे तौर पर। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में कहा कि ये सरकार तानाशाही के रास्ते तलाश रही है। जयराम रमेश ने कहा कि ये उसी मंशा को दिखा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बिल लाया जा रहा है कि 400 पार का नारा जिस मंशा के तहत दिया गया था, यानी संविधान को बदलने का। और इस बीच में सुप्रिया सुले जो एनसीपी की सांसद हैं, उन्होंने भी इस विधेयक को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि इसको जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए। और वो लग भी रहा है कि इसको जेपीसी के पास भेजा जाएगा, क्योंकि कहीं से भी इसके पारित होने की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही। सुनते हैं सुप्रिया सुले ने क्या कहा वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को लेकर। की ज़रूरत है। हमारी तो मांग रहेगी कि जेपीसी सरकार ने करे और चर्चा हो, और जो भी निर्णय हो वो सारों से चर्चा करके हो। हमारी मांग जेपीसी की है, हमारी पार्टी की मांग जेपीसी की होगी। तो ये है कि उस पर चर्चा करके और करे, और जाहिर सी बात है कि विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा
बड़ा धड़ा जो है इसके खिलाफ अगर है तो फिर इस विधेयक को लाने की क्या जल्दबाजी है। लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछले लगातार 3 हफ्तों से जिस तरह से संसद में अडानी के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर और संभल के मुद्दे पर चर्चाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं, सरकार से चर्चा की मांग की जा रही है, उन सारे मुद्दों पर सरकार कोई चर्चा कराने को तैयार नहीं है। और अब जो विपक्ष का आरोप है कि उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक लाया गया। ऐसे ही पिछले सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया, कहाँ है उस पर जेपीसी तुरंत ही गठित कर दी गई थी, चूंकि उस पर भी पता था कि ये पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें तो सरकार के जो समर्थक दल थे वही उसके विरोध में आ गए थे। तो इन तमाम विधेयकों को लाने की मंशा क्या है सरकार की, जिसको वो जान रहे हैं कि वो पारित नहीं हो सकता है? बड़े सवाल हैं, लगातार विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है। और जिस तरह से संसद के भीतर उस पर बहस हो रही है, लोकसभा में जब वो पेश किया गया थोड़ी देर पहले, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को पेश किया, उसके बाद विपक्ष ने उस पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं और उस पर चर्चा जारी है लोकसभा में। तो ये इसकी टाइमिंग को लेकर और जो कि तमाम मुद्दों से भटकाने की ये कोशिश है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है अमलेंदु जी कि मुद्दों से भटकाने के लिए, संसद का समय खर्च करने के लिए क्या सरकार ये सब कर रही है, ताकि जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो मांग हो रही है लगातार विपक्ष की, उन पर चर्चा ना हो और उसमें एक ये भी उसका कारण दे दिया जाए कि अब इस पर चर्चा हो जाएगी। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो सरकार की मंशा है वो मुद्दों से ध्यान भटकाने की और अपना चेहरा बचाने की एक तरीके से उनका सरकार का प्रयास है और इसीलिए इसको लेकर आई है। वरना इस पर लंबी जो थी वो पहले इसकी तैयारी की जानी चाहिए थी। अब रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई। 70 सालों में पहली बार हुआ समीर जी कि 70 सालों में पहली बार ऐसा कोई उपराष्ट्रपति जो है वो किसी कमेटी का सदस्य बन रहा है। अच्छा, वो पूर्व राष्ट्रपति, और वो पूर्व राष्ट्रपति भी बहुत गजब का है कि उसे अपने न पद का ध्यान न मर्यादा का ध्यान, वो जाके कमेटी का चेयरमैन बन जाता है जी। और फिर क्या राज्य मंत्री का दर्जा होता है किसी भी कमेटी के चेयरमैन का जी। हाँ। तो अब पूर्व राष्ट्रपति जो है वो एक कमेटी का चेयरमैन बन जाए और उस पर जो है फिर जाकर अपनी रिपोर्ट दे दे जी। तो अब वो गजब का पूर्व राष्ट्रपति है। तो अब ये जो सरकार लेकर आई, तो ये सब मसलों से ध्यान हटाने के लिए इसको लेकर आई है। तो एक बार रुक करते हैं लोकसभा का, और बहुत ही गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। इस वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। सीधे चलते हैं लोकसभा में। हो सकता है ये कभी भी, इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74, जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं। 356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाई जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है
कि ये कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं। चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3,700 करोड़। ये 3,700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तरतीब के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। माननीय सदस्यगण ने 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। मैंने कहा है कि संक्षेप में अपनी बात रखें, कोई भी दल हो वो संक्षेप में अपनी बात रखें और प्रयास ये करना चाहिए कि मैं नोटिस आप सबने दिया है, नोटिस पे सबका अधिकार बनता है, लेकिन जब मैंने एक व्यवस्था दे दी है और पूर्व में भी ये व्यवस्था है, मैंने आपको बता दी है कि पूर्व में भी ये व्यवस्था परंपरा रही है और मैंने आपको हवाला भी दे दिया है कि कब कब ये हुआ है, आप चाहे तो दोबारा उसको निकाल सकते हैं। इसलिए एक दल से एक व्यक्ति बोले, संक्षिप्त में अपनी बात को कह दें। आप दादा इतनी आपको पार्टी ने चुप 1 मिनट रहिए ना। हाँ, 1 मिनट। चंद्रशेखर जी आप अपनी बात कहते। हाँ। Honorable Speaker, sir. हाँ। I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation and One Election bill. Sir, our party's guiding force, Sri Nara Chandrababu Naidu ji. अभी चलवाए तो ये लोकसभा में 1 नेशन 1 इलेक्शन विधेयक पर चर्चा हो रही है, गर्मा गर्म चर्चा हो रही है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये संविधान के प्रतिकूल है। बहुत ही बड़ी बात कही है, महत्वपूर्ण बात कही गौरव गोगोई ने। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस विधेयक के जरिए चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी जा रही हैं और चुनाव आयोग जो पहले से ही आरोपों में घिरा हुआ है, अगर उसको इतनी ज्यादा शक्तियां दे दी गई तो वो क्या कर सकता है, उसका किस तरह से दुरुपयोग करेगा। तो ये जो सवाल उठाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है गौरव गोगोई ने। हाँ बिल्कुल समीर जी, गौरव गोगोई ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और पूरा चुनाव आयोग पर इस समय सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग धांधलियां करवा रहा है, विपक्ष का ये साफ साफ आरोप है और चुनाव आयोग उसके कोई जवाब नहीं दे पा रहा है उन धांधलियों पे कि उसने क्या क्या धांधलियां की हैं। और इसमें और जो है उसको मजबूत करने की जो बात की जा रही है, यानी लोकतंत्र की जो संचालक संस्था है उसे लोकतंत्र से ऊपर किया जा रहा है जी। और ये एक तरीके से तानाशाही की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। दूसरा है कि नीति आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं है और नीति आयोग से परामर्श राष्ट्रपति ले रहे हैं, ये इसमें है। तो इन सारी बातों पे जिस तरीके से बात रखी है अपनी गौरव गोगोई ने और पूरा विपक्ष जिस तरीके से इसके खिलाफ खड़ा हुआ है, ये जेपीसी में तो जाएगा ही जाएगा, विपक्ष मांग तो कर ही रहा है इसका, लेकिन ये चूंकि पास भी नहीं हो सकता है और 2/3 बहुमत चाहिए, वो भी नहीं है सरकार के पास, इसलिए जाएगा तो ठंडे अवस्थे में ही। लेकिन चूंकि असली मुद्दों से ध्यान हट सके, अब 21 तक चलना है जैसे सदन मान लीजिए, तो अब तब तक जो है बांग्लादेश पे चर्चा ना हो पाए, अडानी के मसले पर चर्चा ना होने पाए जी, महंगाई पर चर्चा ना होने पाए, सारे मसलों पर चर्चा ना होने पाए। और महाराष्ट्र में जो हो रहा है, मतलब 70 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 42 लोगों का मंत्रिमंडल बिना विभागों के बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम 10 दिन से बैठे हुए हैं, पता ही नहीं क्यों उनके पास कौन सा विभाग है, किस पर उनको साइन करना है, आदेश देना है, कोई भी काम करना है। बहुत ही दिलचस्प बात है कि वहाँ अभी तक मंत्रिमंडल का मंत्रियों को विभागों का बंटवारा ही नहीं हो पा रहा है। और वो बात कर रही है राष्ट्रीय चुनाव की। जी हाँ, मतलब जो अपने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभाग नहीं बांट पा रहे, वो एक राष्ट्रीय चुनाव की बात कर रहे हैं।
जी। तो ये बड़े मसले जो है इस पे उठाए समीर जी। बिल्कुल वही अब जो धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में बोला समाजवादी पार्टी ने, आपको बता दें कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके, ये सारी पार्टियां इस विधेयक के खिलाफ हैं और उसका बहुत ही पुरजोर तरीके से विरोध किया है। धर्मेंद्र यादव ने साफ तौर पर यह कहा और तंज कसा कि ये जो चुनाव आयोग है और चाहे सरकार पूरे देश का चुनाव एक साथ कराने चाह रही है, यानी लोकसभा और सारी राज्यों की विधानसभाओं का, लेकिन ये वो सरकार है जो मौसम के हिसाब से अपनी तारीख बदल देती है। बड़ा जबरदस्त तंज किया उन्होंने चुनाव आयोग पर भी और सरकार पर भी। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त वार था धर्मेंद्र यादव का कि आप जो है चुनाव की तारीख में मौसम देख कर बदल देते हो, चिट्ठी जाती है और तारीख डेट कैंसिल हो जाती है। महाराष्ट्र का चुनाव आपने टाल दिया और कह दिया साहब वहाँ जो बाढ़ आ रही है। अरे बाढ़ वहाँ नहीं आ रही थी, हरियाणा में जी। अगर बाढ़ आ रही थी महाराष्ट्र में तो हरियाणा में भी तो आ रही थी, तब क्यों नहीं कराया आपने साथ में? तो ये जिस तरीके से सब आ रहा है तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सरकार जो है वो किस तरीके से राष्ट्र का मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है और संसद की कार्रवाई पर जो हम और आप जैसे और तमाम 140 करोड़ लोगों की गाढ़ी कमाई का जो पैसा खर्च होता है उसका किस तरीके से सरकार दुरुपयोग कर रही है, ये इसका एक उदाहरण भी है समीर जी। बिल्कुल, और एक बार फिर रुख करेंगे लोकसभा का और देखते हैं कि वहां किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर, जिसको थोड़ी देर पहले अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है, उस पर चर्चा हो रही है और किस तरह से विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है, संविधान के खिलाफ बता रहा है, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बता रहा है। सीधे चलते हैं लोकसभा के बाद। सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। ओबीसी के बाद सर दिस बिल वायलेट्स द राइट टू डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट व्हिच इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 14-19 and if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. K. Radhakrishnan. तो असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के नेता हैं और लगातार लोकसभा में वो चुनकर आ रहे हैं। उन्होंने इसको कहा है कि सीधे तौर पर ये जो सिस्टम हमारा है ये देश के संघीय ढांचे पर प्रहार करता है और ये इनडायरेक्टली ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ओर ले जा रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है और ये निश्चित तौर पर ये संघ का जो हमारा संविधान है उसका मूल ढांचा है ये उसको सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। तो लगातार ये आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों के बावजूद सरकार को ये भी पता है कि 129वां संविधान संशोधन विधेयक जिसके जरिए वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल पेश किया गया है उस पर चर्चा हो रही है, उसको पता है कि बिल पास नहीं होगा, लेकिन उसने वो संसद में इसको लेकर आई है और विपक्ष की मांग है इसको जेपीसी को भेजा जाए। पूरी उम्मीद भी है कि जेपीसी को भेजा जाएगा, इसलिए नहीं कि विपक्ष की मांग है बल्कि इसलिए कि विधेयक पास हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल समीर जी, ये जाएगा जेपीसी को ही, सरकार खुद इसको जेपीसी को भेजेगी। उसकी मंशा भी यही थी इसको लाने की कि जेपीसी को भेज दिया जाए और अभी लोगों का ध्यान भटकाया जाए और फिर अगला सत्र जब आएगा तब देखी जाएगी। वैसे भी चर्चाएं चल रही हैं कि बजट सत्र से पहले ही जो है सरकार चली जाएगी, इस तरह की बातें भी होने लग गई हैं। तो अब ये जाएगी नहीं जाएगी वो अलग का मसला है, लेकिन फिलहाल ध्यान भटकाया जाए और हो सकता है समीर जी कि ये बजट सत्र में सरकार चली भी जाए, चूंकि इसका लाने का मकसद ही यही है एक तरीके से कि चुनावी मुद्दा इसको बनाया जाए जी। तो चुनाव तो अभी काफी दूर है, अगर सरकार 5 साल चलनी है तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि ये शायद चुनाव की तैयारी है
और सरकार जो है वो बजट सत्र में जा सकती है। ऐसा शायद मोदी जी को आभास हो गया है और इसीलिए वो अपने जाने की तैयारी के साथ साथ जो है अपने कुछ इंतजाम करना चाहते हैं। समीर जी, तो ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, ये विपक्ष का आरोप है। हालांकि विपक्ष मुद्दों से खुद भटकना नहीं चाहता और ये चाहता है कि लोग भी ना भटकें। राहुल गांधी ने आज उस अपनी यात्रा का वीडियो जारी किया है जो पिछले दिनों वो यूपी के हाथरस में 4 साल पहले एक रेप विक्टिम्स के घर पे उसके परिवार से मिलने गए थे। देखते हैं उस वीडियो में राहुल गांधी ने क्या कहा है, अपनी उस यात्रा के बारे में क्या बताया है। और लगातार अगर हम देखें तो विपक्ष तमाम मुद्दों पर संसद में और संसद में सदन के भीतर भी और संसद परिसर में वो इस पर प्रदर्शन कर रहा है कि जरूरी मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है सरकार। ये है राहुल गांधी का वो वीडियो जो उन्होंने पिछले दिनों हाथरस गए थे रेप पीड़िता से मिलने के लिए उसके परिवार में, उसके बारे में उन्होंने जारी किया है। चल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर? बॉडी है कि नहीं है? बेटी तो मेरी बहुत सी थी। तो लोगों ने इतनी जोर अफवाह उड़ाई कि वो हटा दो। तो ये जो हाथरस में अपनी यात्रा गए थे और जो वहाँ पर रेप विक्टिम से के परिजनों से मुलाकात की थी उसके बारे में उन्होंने एक लंबा चौड़ा वीडियो जारी किया है। और इस तरह से वो तमाम ज़रूरी मुद्दों पर वीडियो जारी करते हैं जहाँ पीड़ितों से मिलकर आते हैं, जहाँ लोगों से बातचीत करते हैं राहुल गांधी। इसका मतलब विपक्ष किसी भी तरह से जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनसे खुद का भी ध्यान नहीं भटका रहा है और चाहता है कि लोगों का भी ध्यान न भटके। भले ही पार्लियामेंट में किसी मुद्दे पर चर्चा कराने से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जैसा विधेयक लाना पड़ रहा हो, ये जानते हुए भी कि वो पारित नहीं हो पाएगा। जी 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 बिल्कुल, तमाम मसलों से ध्यान हटाया जाए इसलिए इस तरीके से लेकर आया जा रहा है। और ये सरकार अच्छे तरीके से जानती है कि पास नहीं होगा और खुद भी चाहती है कि वो चला जाए जेपीसी में जी। तो और ये जो है ये ठीक तरीके से देखा जा रहा है। इधर समीर जी एक अखिलेश यादव ने कुछ कहा है, आप अगर पढ़ के सुना जी बिल्कुल, देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने लिखा है कि एक देश एक चुनाव के संदर्भ में जन जागरण के लिए आपसे कुछ ज़रूरी बातें साझा कर रहा हूं। इन सब बिंदुओं को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनका बहुत गहरा संबंध हमारे देश, प्रदेश, समाज, परिवार और हर एक व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य से है। उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर, जिस पर अभी उनकी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव बोल रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये देश का संवैधानिक तंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश है और ये चाह रहे हैं इस विधेयक के जरिए ये वही रास्ता है जिसके जरिए तानाशाही के रास्ते को संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। बहुत बड़े आरोप लगाए धर्मेंद्र यादव ने। अखिलेश यादव भी लिख रहे हैं कि लोकतांत्रिक संदर्भों में एक शब्द ही अलोकतांत्रिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने। लोकतंत्र बहुलता का पक्षधर होता है, एक की भावना में दूसरे के लिए स्थान नहीं होता, जिससे सामाजिक सहनशीलता का हनन होता है और एक देश एक चुनाव का फैसला सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। ये देश के संघीय ढांचे पर भी एक बड़ी चोट करेगा। हमारे देश में जब राज्य बनाए गए तो ये माना गया कि एक तरह की भौगोलिक, भाषाई और उपसंस्कृति पृष्ठभूमि के क्षेत्रों को राज्य की इकाई के रूप में चिन्हित किया जाए। इसके पीछे की सोच ये थी कि ऐसे क्षेत्रों की समस्याएं और अपेक्षाएं एक सी होती हैं, इसीलिए इन्हें एक मानकर नीचे से ऊपर की ओर गांव, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के स्तर तक जनप्रतिनिधि बनाए जाएं। इसके मूल में स्थानीय से लेकर क्षेत्रीय सरोकार सबसे ऊपर थे। एक देश एक चुनाव का विचार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही पलटने का षड्यंत्र है। एक तरह से यह संविधान को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। तो एक लंबा चौड़ा ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है जिसमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर तमाम सवाल उठाए हैं। और अमलेंदु जी ये जो बात कही उन्होंने, एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन्होंने एक बड़ा पोस्ट किया है कि अगर भाजपाइयों को लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी बात है तो फिर देर किस बात की। केंद्र और सभी राज्यों की सरकारें भंग करके तुरंत चुनाव कराइए। दरअसल ये भी नारी शक्ति वंदन की तरह एक जुमला ही है। और सबसे बड़ी बात एक तो ये जो उन्होंने कही और दूसरी बात ये कही कि लोकतंत्र में एक शब्द ही अपने आप में लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि वो एक
संघीयवाद जो है, जिसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कही है भारत को, वही फिर एक उसी पर ये प्रहार करता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से प्रहार करता हुआ दिखाई पड़ता है। और आगे उन्होंने एक बात और अपने ट्वीट में लिखी है समीर जी, और उनका कहना है अखिलेश यादव का कि सच तो ये है कि बीजेपी को सोते जागते सिर्फ चुनाव दिखाई देता है, और ये सोचते हैं कि किस तिकलम से परिणाम इनके पक्ष में दिखाई दे। ये हर बार जुगाड़ से चुनाव जीतते इसलिए चाहते हैं कि एक साथ जुगाड़ करें, सत्ता में बने रहें। और ये बात समीर जी समझ में आ रही है कि ये जुगाड़ है ताकि राज्यों में भी किस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाकर और अपने कब्जे में सरकार राज्यों की जा सके, और सारे संसाधनों का कब्जा करके नरेंद्र मोदी के मित्र जो हैं A1 A2 जिनको कहा जाता है, राहुल गांधी कहते हैं A1 A2 लोकसभा में खड़े होकर, उनको जो है वो उनका कब्जा संसाधनों पर कराया जा सके, और A1 A2 को इस देश पे कब्जा कराने में कोई बाधाएं ना आने पाए, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बातें की जा रही हैं समीर जी। जी बिल्कुल, और इसे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, ये आरोप लगाया है असदुद्दीन ओवैसी ने। और निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये राज्यों की जो वहां पर उनकी संवैधानिक जो स्थिति है उसको उसके लिए खतरनाक है। अखिलेश यादव ने एक और बात कही है कि कहीं एक देश एक चुनाव की ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की साजिश तो नहीं है। ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय और अन्य जरूरी संसाधन नहीं है, इसीलिए हम चुनाव कराने का काम भी अपने लोगों को ठेके पर दे रहे हैं। ये अपने लोगों को ठेके पर दे रहे हैं। तमाम आरोप अभी लग रहे हैं कि किस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग को इसमें इस विधेयक के जरिए ये जो कानून लाने की कोशिश की जा रही है, इसके जरिए बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए जाएंगे। और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही कहीं इसकी का निजीकरण न कर दिया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जो ये वोटर लिस्ट बनाने से लेकर और चुनाव कराने तक पूरी प्रक्रिया। और अभी भी आप देखिए सरकारी दफ्तरों में ठेके पर भर्ती है तो हो ही रही है। जी तो ये ठेके पर ये काम दे दिया जाएगा और इनके ही लोगों को दे दिया जाएगा, चूंकि ठेके तो सारे देश में गुजरात के लोगों को मिल रहे हैं। और अभी मैं देख रहा था एक पत्रकार है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, गुजरात में चूंकि वो रहते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी के लोगों से कुछ बातचीत की तो उनका कहना था कि यूपी बिहार तो बदनाम है, भ्रष्टाचार में सबसे अव्वल गुजरात है। उनकी फेसबुक पोस्ट है जी, उन्होंने उसमें लिखा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को जो है वो संस्थागत बनाया जाए और कुछ लोगों को भ्रष्टाचार की छूट मिल जाए, इसके लिए और ये निजीकरण करने की जो तैयारियां हैं। और आपको समझिए याद होगा कि जब ईवीएम पर बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उस समय भी ये दलील दी गई साहब चूंकि 140 करोड़ लोगों का देश है, तो वीवीपैट मशीनों से जो गिनती है वो इसलिए नहीं करवाई जा सकती। संभव नहीं है, इतना बड़ा देश है जी। तो यानी इतना बड़ा देश है तो आप वीवीपैट से गिनती नहीं करा सकते, आप जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा सकते। तो इतना बड़ा देश है तो इसलिए आप चुनाव ही नहीं करा सकते, चुनाव ही मुलतवी कर दिया जाए। इसके बाद फिर यही आएगा। तो ये जो कहना है अखिलेश यादव का बहुत मार्के की बात, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। और एक बड़ी इससे आशंका जो जताई है अपने आप में बहुत गंभीर है, और उसको इस तरह से इसको खारिज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तमाम चीज़ों का, ज़रूरी चीज़ों का जो निजीकरण जिस तरह से किया जा रहा है उसको देखते हुए ये बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आरोप लग रहे हैं, और एक बार फिर से सुनेंगे कि क्या कहा है जयराम रमेश ने कि किस तरह से इस विधेयक के जरिए पूरे संवैधानिक ढांचे को खत्म करने की साजिश की जा रही है। और इन्हीं सारी साजिशों को खत्म करना था, चूंकि अब सरकार बहुमत में नहीं है तो वो नहीं कर पा रही है। 400 पार का नारा ही इसीलिए दिया गया था ताकि पूरी तरह से जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया जा सके। आरोप ये लग रहे हैं कि ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं, यानी राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की दिशा में ये कदम है, वन नेशन वन इलेक्शन। सुनते हैं जयराम रमेश को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, गंभीर आरोप लगाए हैं। The Congress party is firmly, totally, comprehensively reject the One Nation, One Election bill. The bill will be introduced. We will oppose the introduction. We will demand its reference to a joint parliamentary committee. We believe it's unconstitutional. We believe it goes against the basic structure, and it is meant to throttle democracy and accountability in this country. Mr. Mallikarjun Kharge, Congress President, had written to Ramnath Kovind on the 17th of January 2024. It was a 4-page letter, very specific points on why the Congress party is objecting to the very idea of one nation, one election. And let me say this, the One Nation, One Election bill is only the first milestone. The real objective is to bring a new constitution.
Amending the constitution is one thing, but bringing a constitution, which is the real objective of the RSS, which is the real objective of Mr. Modi, 400 par. He wanted the mandate for bringing a new constitution. Amending the constitution is one thing. The constitution has been amended 106 times in the last 75 years. It's natural. The first amendment was carried out yesterday. There was a big debate in Lok Sabha, Rajya Sabha, why the first amendment was carried. Why was it carried out? Because the Supreme Court rejected the Zamindari abolition laws. Because the Supreme Court rejected the reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs. So if you see Article 15(4), which provides for reservations, special provisions for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs, has come about. तो इसीलिए 400 पार का नारा आप चाह रही थी। 400 पार यानी लोकसभा में 400 से ज़्यादा सांसदों की ज़रूरत थी, ताकि अपने मन मुताबिक जो भी परिवर्तन करने हो, जो भी बदलाव करने हो, वो किया जा सके। और अभी जो संविधान संशोधन विधेयक ये लाया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए भी ज़रूरी है कम से कम 2/3 बहुमत, जो कि सरकार के पास नहीं है, फिर भी वो ले आई है। और यही आशंकाएं और मजबूत होती हैं कि ये सरकार के ऊपर जो ये आरोप लगते हैं कि वो संविधान को बदलना चाहती है। जी बिल्कुल संविधान को बदलना चाहती है, ये बिल्कुल जो है साफ तौर पे समझा जा सकता है। और ये किस तरीके से संविधान बदलने के लिए नए नए जुगत बढ़ाते हैं, ये उसको समझा जा सकता है। चूंकि संविधान बदल नहीं सकते, 400 का उनको बहुमत नहीं मिला, तो अब ये पिछले रास्ते से इस तरीके की जुगाड़ बढ़ाकर ये बदलना चाहते हैं। और धर्मेंद्र यादव ने कितनी बढ़िया बात कही कि अभी 2 दिन पहले तो थे संविधान की बड़ी कस्में खा रहे थे, और संविधान की जो मूल भावना है, इंडिया दैट इज भारत, संघीय राज्य जो है, संघीय ढांचा जो है, उसको समाप्त करने के लिए आप जो है वन नेशन वन इलेक्शन का ये शोषा लेकर आप चले आए हैं। इसीलिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। जी बिल्कुल। और जो सबसे मजबूत तर्क दिया जा रहा है इस विधेयक के पक्ष में कि सबसे खर्च बचेगा, उस खर्च को लेकर तरुण गोगोई, माफ कीजिएगा, गौरव गोगोई ने कहा है कि 3700 करोड़ रुपए बचाने के लिए हम अपनी पूरी व्यवस्था को बदल देंगे, संवैधानिक ढांचे पर प्रहार कर देंगे। ये नहीं होने पाएगा और इसलिए विरोध किया जा रहा है इस विधेयक का। तो खैर, विपक्ष का यह भी बड़ा आरोप है कि तमाम जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसको लाया गया है। लेकिन ये तो तय है कि ये जेपीसी में जाएगा, पर विपक्ष की मांग भी यही है कि इसको जेपीसी में भेजा जाए। और लगता ऐसा है कि सरकार भी यही चाहती है कि ये विधेयक जेपीसी में भेज दिया जाए। उसने तो पेश कर दिया है, लेकिन उसको पता है कि ये पास नहीं होगा, तो उसको जेपीसी को ही भेजा जाएगा। क्या होता है देखने वाली बात है, लेकिन आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए डीबी लाइव से के साथ। हमारे तमाम जो नियमित कार्यक्रम हैं, विश्लेषण है, उनको सुनते रहिए। और अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।